फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि कुछ हेल्थ इशू होने की वजह से पिछले कुछ दिनों से इस चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं हुए। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वेब सीरीज लाया हूं जो कि हाल ही में तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई है, जिसका नाम है इंस्पेक्टर ऋषि। मूवी की शुरुआत में हमें 20 साल पहले थानकेंडू फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि कोयम्बटूर से 50 किलोमीटर दूर है, जहां आदिवासियों का एक छोटा गाँव हम देखते हैं और उस गाँव के लोग और बच्चे काफी खुश रहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक रात पूरा का पूरा गांव अपने हाथ में मसाल लिए और गाना गाते हुए अपनी देवी वनराची की पूजा के लिए जाते हैं। आगे वो लोग एक गुफा में जाते हैं जहां वनराची देवी की मूर्ति होती है। मूर्ति के सामने वो लोग नाच गाकर पूजा करते हैं और वहीं हम सामने देखते हैं एक गहरा कुआं होता है जिसमें बहुत सारी लकड़ियां होती हैं। वो लोग उस कुएं में आग लगा देते हैं, ग्रुप बनाकर उस आग में कूदते जाते हैं और देखते ही देखते सारे गाँव के लोग उस आग में कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद हमें एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाया जाता है जिसके तने में बहुत बड़ा छेद होता है और उसी रास्ते वो वनराची बाहर आती है, जिसको यहाँ के लोग जंगल की देवी भी कहते हैं। वो बाहर आती है और जोर से चीखती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है और हम फॉरेस्ट ऑफिसर सत्या और उसके साथी इरफान को देखते हैं जो डॉक्टर्स की टीम लेकर के जंगल में आया होता है। तो वही सत्या आगे बढ़कर हाथियों से इशारे में बात करता है और हाथी उसकी बात समझ भी जाते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लोग एक हाथी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद उसके पैरों में चुभे हुए कांच के टुकड़ों को निकालते हैं, जिसकी वजह से उस हाथी का पैर चोटिल हो गया था। वहीं सत्या अपनी टीम से बात करता है कि हमें इस जंगल की सफाई करनी चाहिए। लोग यहाँ घूमने आते हैं और ऐसे कांच की बोतल और चीजों को ऐसे ही लापरवाही से फेंक कर चले जाते हैं, जिससे जंगल के जानवरों को बहुत परेशानी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रॉबर्ट को देखते हैं जो जंगल में रात के समय फोटोग्राफी करने गया था। तभी रॉबर्ट को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो अपना टॉर्च जलाकर सब तरफ देखता है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक औरत आती है जिसके सर पर लकड़ियों के सींग होते हैं। ये औरत कोई और नहीं वनराची होती है। रॉबर्ट घूमकर पीछे देखता है और वनराची उसके सामने होती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। अब हम फॉरेस्ट ऑफिसर इरफान और सत्या को देखते हैं जो अपने एक लेडीज कांस्टेबल के साथ जंगल में हो रहे पेड़ों की कटाई की जांच करते हैं। तो उन्हें वहाँ एक कटे हुए पेड़ का तना मिलता है। तो सत्या अपने लेडीज कांस्टेबल से बोलता है कि तुम आसपास जाओ और चेक करो और ऐसे कितने पेड़ काटे गए हैं। जब वो लेडीज कांस्टेबल सर्च करने आगे जाती है तो उसे वहाँ पर रॉबर्ट की डेड बॉडी एक पेड़ पर लटकी हुई मिलती है जिसके चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे होते हैं। और सीन शिफ्ट होता है और हम इस वेब सीरीज के मेन कैरेक्टर इंस्पेक्टर ऋषि को देखते हैं जिसे डिपार्टमेंट ने चेन्नई से यहाँ इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा है। वहीं उसके दो जूनियर इंस्पेक्टर अय्यर और चित्रा होते हैं जो कि यहाँ के लोकल पुलिस थाने से होते हैं। उन दोनों को इस केस में इंस्पेक्टर ऋषि की मदद करने के लिए लगाया जाता है। अब तीनों क्राइम सीन पर होते हैं। ऋषि उन दोनों से पूछता है कि जब फर्स्ट टाइम आप लोग क्राइम सीन पर आए तो क्या देखा। उसके बोलने का लहजा थोड़ा टाइट होता है। ये बात अय्यर को ठीक नहीं लगती क्योंकि उसे लगता था इस केस का चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसे होना चाहिए, बल्कि डिपार्टमेंट ने ऋषि को चेन्नई से भेज दिया। इसलिए उससे बोलता है कि क्या चल रहा है, तुम हमारा टेस्ट लेने के लिए आए हो। ऋषि बोलता है यही मेरे काम करने का तरीका है और जब मैं किसी भी केस पर इन्वेस्टिगेशन करता हूँ तो मेरा सारा फोकस इन्वेस्टिगेशन पर होता है। हो सकता है तुम्हें मेरे काम करने का तरीका पसंद ना आए तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ये बात आयनर को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो बोलता है कि सर जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि रॉबर्ट की डेड बॉडी उस पेड़ पर लटकी हुई थी और उसके चारों तरफ मकड़ी के जाले जैसा पूरा जाल बुना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जिस मकड़ी के जाले में कोई छोटा सा कीड़ा फंसा पड़ा हो। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि जब हम पास में गए तो हमें वहाँ कोई भी कीड़ा नजर नहीं आया और जबकि किसी इंसान की डेड बॉडी पर जाल बुनने के लिए वहाँ बहुत सारे कीड़े होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, रॉबर्ट की डेड बॉडी उस पेड़ पर गई कैसे, क्योंकि खुद तो रॉबर्ट वहाँ गया नहीं होगा। उसकी डेड बॉडी को देखकर ऐसा लगता था किसी ने मारकर उसकी डेड बॉडी को वहाँ पर ले आके फिर कर दिया हो। और मेरी इन्वेस्टिगेशन एक आती है कि यह एक मर्डर केस है। अब ऋषि चित्रा से उसकी थॉट पूछता है तो बोलती है कि डेड बॉडी से थोड़ी ही दूर पर रॉबर्ट का बैग पड़ा हुआ था और उसके बैग में कैमरा, कीमती गैजेट्स और कुछ कैश भी था, लेकिन कुछ भी छुआ नहीं गया था। इसका मतलब किलर को पैसे नहीं चाहिए थे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने वहाँ नोट की कि उस पेड़ के आसपास बहुत सारे पीले कनेर के फूल बिखरे पड़े थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ आसपास में कोई भी पीले कलर का पेड़ नहीं दिखा मुझे। और जब मैंने ये बात फॉरेस्ट ऑफिसर से पूछी तो उन्होंने बताया कि यहाँ से 3 किलोमीटर के रेंज में एक भी कनेर के फूल का पेड़ नहीं है। और चित्रा बताती है कि पीले कनेर के फूल में एक तरह का पॉइजन होता है और जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है और उससे किसी की मौत भी हो सकती है। तभी वहाँ क्राइम सीन पर फॉरेस्ट ऑफिसर सत्या, इरफान और कांस्टेबल पुनीता आते हैं और वो ऋषि से मिलते हैं। अब वो लोग उस गेस्ट हाउस में जाते हैं जहाँ पर रॉबर्ट रहता था। तो ऋषि केयर टेकर से पूछता है कि रॉबर्ट से मिलने कौन आता था। तो बोलती है यहाँ पर कोई उससे मिलने नहीं आता था। वही ऋषि फॉरेस्ट ऑफिसर से पूछता है कि ऐसे तो अकेले जंगल में जाना मना है, फिर रॉबर्ट
रॉबर्ट अकेले कैसे चला गया? क्या किसी ने उसे देखा नहीं या किसी ने कुछ सुना नहीं? तो सत्या बोलता है कि हमारे पास मैन पावर की बहुत कमी है। हमने कई बार रिक्वेस्ट डाली लेकिन बजट कम होने की वजह से हमें और गार्ड्स नहीं मिल पाए। इस वजह से हर एरिया में गार्ड्स की ड्यूटी लगाना बहुत मुश्किल है। अब ऋषि आयनार और चित्रा के साथ मिलकर उस गाँव में हर उन लोगों से पूछताछ करता है जिनका रॉबर्ट से मिलना जुलना था। पूछताछ करते हुए ऋषि की टीम एक होटल में जाती है जहाँ उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट सुबह और शाम दोनों टाइम वहाँ पर खाना खाने के लिए आया करता था और कभी कभी वो खाना ऑर्डर करके भी मंगाता था। आयनार पूछता है कि जिस दिन रॉबर्ट का मर्डर हुआ उस दिन क्या हुआ था? तो दुकानदार बोलता है उस दिन मैं कुछ बता नहीं सकता। उस दिन मेरी वाइफ की तबीयत भी खराब थी और मैं उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाया क्योंकि मेरा एक वेटर उस दिन जल्दी काम छोड़कर चला गया था। और वही ऋषि ऑब्जर्व करता है वो अब्दुल वेटर जो उस दिन जल्दी चला गया था उनके पीछे होता है और भागने की सोचता है। वो लोग उसको दौड़ाकर पकड़ लेते हैं। पहले तो अब्दुल कुछ भी बताने से मना कर देता है लेकिन जब ऋषि उसे धमकाता है तो बताता है उस रात में रॉबर्ट के लिए खाना लेकर गया था। तो रॉबर्ट ने बोला कि आज रात उसे जंगल में एक किसी खास किस्म के उल्लू की फोटो खींचनी है। अब जबकि रॉबर्ट अच्छे टिप्स दिया करता था इसलिए मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फोटो खींचने के चक्कर में रॉबर्ट जंगल के काफी अंदर चला गया। मैं उन्हें मना कर रहा था कि अंदर मत जाओ, ये जंगल खतरनाक है। अब्दुल बोलता है काफी अंदर जाने के बाद एकाएक हमें एक आवाज सुनाई दी लेकिन हम बिल्कुल समझ नहीं पाए वो आवाज किसी चिड़िया या किसी जानवर की थी, लेकिन थी काफी अजीब। अब्दुल बताता है कि रॉबर्ट उस आवाज का पीछा करते हुए और अंदर जाने लगा लेकिन मुझे डर लग रहा था जिसकी वजह से हम दोनों अलग हो गए। थोड़ी देर बाद मुझे वही आवाज मेरे पीछे से सुनाई दी। जब मैं मुड़कर देखा तो मेरे पीछे बनराची थी, वही जंगल की आत्मा जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी थी और उसके सर पर लकड़ी के सींग थे। उसको देखकर मैं काफी डर गया और मैं भागकर जंगल से बाहर आ गया और मुझे लगता है कि रॉबर्ट को बनराची ने ही मारा होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दो लेडीज फॉरेस्ट कांस्टेबल को देखते हैं जिनका नाम कैथी और सेल्वी है। वो दोनों अपनी शिफ्ट खत्म करके वॉच टावर से अपने घर की तरफ पैदल जंगल के रास्ते जाते हैं। तो रास्ते में सेल्वी का पैर एक लोहे के ट्रैप में फंस जाता है। पहले तो कैथी उसके पैर से वो लोहे का ट्रैप निकालने की कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती। तो कैथी उस ट्रैप में कोई लकड़ी का टुकड़ा फंसाने के लिए आसपास ढूंढने लगती है। कैथी ढूंढते हुए आगे जाती है तो उसे एक पत्थर का टुकड़ा मिलता है और साथ ही कैथी अपने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करती है कि सेल्वी का पैर इंजर्ड हो गया है और उन्हें हेल्प की जरूरत है। तभी सेल्वी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जैसा कि पहले रॉबर्ट को सुनाई दी थी। वो देखती है एक पेड़ के पीछे से बनराची धीरे धीरे चलती हुई उसकी तरफ आ रही थी। वो चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर कैथी भी उसकी तरफ दौड़ती हुई आती है और फिर कैथी को एक ठोकर लगता है और वहीं गिर जाती है। कैथी दोबारा उठती है और दौड़कर सेल्वी के पास जाती है। सेल्वी बताती है कि सामने बनराची है। जब कैथी सामने देखती है तो बनराची पेड़ के पीछे छिप जाती है लेकिन उसका थोड़ा सा चेहरा वो देख पाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नेक्स्ट डे सत्या, इरफान और उसकी टीम साथ में होती है और वहीं कैथी और सेल्वी भी होती है। तो सत्या पूछता है कि तुम लोगों ने रात में क्या देखा? हालांकि कैथी कुछ बताती नहीं लेकिन सेल्वी बोलती है कि वो बनराची थी। उसकी बात सुनकर सत्या को बिल्कुल विश्वास नहीं होता। तो सेल्वी बोलती है कि पहले मैंने कहानियां सुनी थी बनराची की, तब मैं विश्वास नहीं किया करती थी लेकिन कल रात उसे मैंने अपने आंखों से देखा। उसको देखने के बाद अब मुझे विश्वास हो गया कि इस जंगल में बनराची रहती है। इरफान और सत्या उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं तुमने कोई जंगली जानवर देखा होगा। तो सालवी बोलती है क्या कोई जंगली जानवर साड़ी पहनता है? उसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। तो सत्या उस पर चिल्लाता है लेकिन बाद में वो उन्हें 2 दिनों की छुट्टी दे देते हैं ताकि वो जाकर रेस्ट कर सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ऋषि उसकी टीम को एक फॉरेंसिक डॉक्टर के साथ देखते हैं। तो फॉरेंसिक डॉक्टर बोलती है कि रॉबर्ट काफी फिजिकली फिट था तो उसे दिल का दौरा पड़ने का कोई चांस नहीं। और जो आप लोगों ने हमें कनेर के फूल की पॉइजन की बात बताई थी हमने चेक किया लेकिन हमें उसके बॉडी में ऐसे कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। वहीं हमने चेक किया कि कहीं जंगल में पाए जाने वाले किसी और जहरीले जीव ने उसे काटा हो जैसे बिच्छू या कुछ और, लेकिन हमें उसके शरीर से कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। तो ऋषि बोलता है कि इसका मतलब मर्डर तो हुआ है लेकिन हमें ये नहीं पता वो पॉइजन कौन सा है या उसे दिल का दौरा कैसे पड़ा। डॉक्टर बोलती है तो ऋषि उन मकड़ी के जालों के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर बोलती है उसमें हमें किसी भी केमिकल के ट्रेसेस नहीं मिले, वो पूरी तरह से नेचुरल है यानी कि जंगल के किसी कीड़े ने उसे बनाया है। अब ऋषि अपनी टीम से पूछता है क्या इससे पहले भी यहाँ इस तरह की घटनाएं हुई हैं या इस तरह के मर्डर हुए हैं? तो उसकी टीम बोलती है नहीं। तो ऋषि बोलता है कि सोचो कोई किसी का मर्डर करने के लिए इतना प्लानिंग क्यों करेगा? इसका मतलब या तो पहले भी मर्डर हो चुके हैं ऐसे या तो अभी पहला है और होने वाले हैं। अब ऋषि अपनी पूरी टीम के साथ डीएफओ से मिलने जाता है। तो डीएफओ मैम उसे बताती है कि 5 साल पहले यहाँ एक हादसा हुआ था। एक बाला नाम का ट्रक ड्राइवर जिसका एक्सीडेंट हुआ, टक्कर इतनी जोरदार थी ट्रक का शीशा तोड़कर उसकी बॉडी एक पेड़ से जा टकराई और पेड़ की सूखी डाली उसके सीने को पार कर गई जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। लेकिन अगले दिन जब गॉड्स को उसकी बॉडी मिली तो हमने देखा कि उसके बॉडी के चारों तरफ को
कुक्कू लगा हुआ था, यानी कि मकड़ी के जाले जैसा। डीएफओ उस एक्सीडेंट के फोटोग्राफ ऋषि को देती है, लेकिन किसी की डेड बॉडी के आसपास कुक्कू लगना ये जंगल के लिए आम बात होती है, क्योंकि जंगल में कीड़े अपने भोजन को सेफ रखने के लिए ऐसे जाल लगाया करते हैं। लेकिन किसी इंसान की डेड बॉडी पर इतनी जल्दी और इतना बड़ा जाल लगाना ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। इससे पहले हमने ऐसी घटना नहीं देखी। और इधर हम कैथी को देखते हैं, जो अपने उस 2 दिन की छुट्टियों में अनाथालय आई थी। एक्चुअली कैथी एक अनाथालय में पली बढ़ी है, तो अनाथालय के संरक्षिका से मिलती है तो पता चलता है कि वो बीमार है और हॉस्पिटलाइज है। तो कैथी हॉस्पिटल में मिलने जाती है और उनसे बात करती है। और वहीं दूसरी तरफ ऋषि और उसकी टीम को इन्वेस्टिगेशन का एक भी मिल जाता है। अब वो बाला के परिवार से मिलते हैं और उनसे बाला के बारे में पूछताछ करते हैं। तो बाला का फादर इन लॉ बोलता है बाला का ट्रक तो बिल्कुल नया था और बाला काफी एक्सपीरियंस ड्राइवर था। जिस तरह से उसका एक्सीडेंट हुआ हमें विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं बाला की वाइफ बताती है कि बाला अक्सर यहाँ जंगल से सब्जियां लेकर के शहर जाया करता था। और वो बताती है कि एक्सीडेंट से 1 हफ्ते पहले से उसके व्यवहार में काफी बदलाव आ गया था। वो रात में सोते सोते बीच में उठकर चिल्लाने लगता था। वो बोलता था मुझे छोड़ दो। हमें लगता था उसके ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया है, तो हमने मंदिर में पूजा कराने का प्लान बनाया, लेकिन उससे पहले ही बाला का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। वहीं बाला के पड़ोसियों से पूछताछ से पता चलता है कि बाला उन्हें बताता था कि उसे जंगल की आत्मा दिखती है, हालांकि उसकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है। तो अपने सुपरवाइजर से पूछता है कि आज मजदूर क्यों नहीं आए, कहाँ गए। तो उसका सुपरवाइजर बोलता है कि जब से लोगों के बीच में यहाँ अफवाह उड़ी है कि जंगल में बनराची देखी गई है, तब से यहाँ कोई भी मजदूर आकर काम नहीं करना चाहता। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि ठीक है, मैं कहीं दूर से वर्कर लाने की कोशिश करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम एक संगीता नाम की प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं, जो रात में एक छोटी बच्ची जो उसकी भांजी है उसके साथ में जंगल के रास्ते आ रही थी। तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो अपने छोटे से घर के सामने चारपाई पर बैठी होती है। तो औरत संगीता से पूछती है कि तुम इतनी रात को कहाँ गई थी। तो संगीता जवाब देती है मैं हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई थी। तो बूढ़ी औरत बोलती है तुम प्रेग्नेंट हो और इतनी रात को जंगल में घूमना सही नहीं है, तुम्हारे पास कोई लोहे की नुकीली चीज है या नहीं। संगीता बोलती है नहीं, लेकिन क्या हुआ। तो बूढ़ी औरत बोलती है कि बनराची को अगर पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हारे बच्चों को लेने घर आ जाएगी। और लोग यहाँ बताते हैं बनराची माँ बनने से पहले ही मर गई थी, और जिसकी वजह से जब भी उसे कोई प्रेग्नेंट लेडी देखती है तो उसके बच्चों को लेने आ जाती है। यह बात सुनकर संगीता थोड़ी घबराती है, लेकिन उसके साथ की बच्ची बोलती है आजकल के जमाने में इन सब बातों पे कौन भरोसा करता है। अब संगीता अपनी भांजी को उसके घर पर छोड़ती है और उसके बेड़े से एक लोहे की कील निकाल लेती है और अपने हाथों में पकड़ लेती है। अब वो जंगल के रास्ते अकेली जा रही थी तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब वो मुड़ कर देखती है तो देखती है पेड़ की डाल पर वो बनराची बैठी हुई थी। उसे देखकर संगीता बहुत घबरा जाती है। वो वहाँ से भागती हुई अपने घर जाती है और अपने घर का दरवाजा जल्दी से बंद कर लेती है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो देखती है उसका हस्बैंड सो रहा होता है और बगल की टेबल पर शराब की बोतल रखी होती है। वो दरवाजे को लगाकर पानी पीने के लिए बैठती है, लेकिन तभी उसे अपने दरवाजे को पीटने की आवाज आती है। वो थोड़ा आगे बढ़कर देखती है कोई उसके दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। तो संगीता घर के अंदर से ही बनराची से विनती करती है कि उसके बच्चे को छोड़ दे। फिर संगीता को अपने घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। वो अपने हस्बैंड के कमरे का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन वो दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। वो धक्का देने की कोशिश करती है, दरवाजा नहीं खुलता। वो पास में ही पड़े एक लकड़ी का डंडा उठाती है और उससे दरवाजे पे ठोकर मारती है, जिसकी वजह से दरवाजा खुल जाता है। वो देखती है उसका हस्बैंड अपने बेड पर नहीं था। वो कमरे के अंदर जाती है और देखती है उसके घर की छत टूटी हुई थी और उसका हस्बैंड वहाँ से गायब था। संगीता को लगता है कि उसके हस्बैंड को बनराची उठा के ले गई। यह सोचकर वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं संगीता का हस्बैंड जंगल में बेहोश पड़ा होता है। संगीता का हस्बैंड कोई और नहीं वही कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसकी कंस्ट्रक्शन साइट अभी जंगल के किनारे चल रही होती है। जब उसे होश आता है तो अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना हाथ नहीं उठा पाता, अपने पाँव को भी हिला नहीं पाता। वो बिल्कुल ही पैरालाइज हो चुका था। और तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है और सामने देखता है कि बनराची उसके सामने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है और फिर बनराची उस कॉन्ट्रैक्टर को मार देती है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं ऋषि अपनी पूरी टीम के साथ संगीता के घर पर होता है और उसी कमरे में खड़े होकर उस टूटी हुई छत को देख रहा होता है। आयनर वहाँ आता है और ऋषि से बोलता है कि संगीता की हालत काफी क्रिटिकल है और वो अभी बयान देने की कंडीशन में नहीं है। तो ऋषि बोलता है मुझे लगता है किडनैपर उसके घर पे पहले से थे, उसके कमरे को बंद करके और छत को तोड़कर उसको यहाँ से किडनैप कर ले गए। हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। अब ऋषि अपनी पूरी टीम के साथ जंगल में उस कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढने जाता है और इस बार उनके साथ 2 स्नाइपर डॉग भी थे। वो लोग जंगल में थोड़ा अंदर जाते हैं तो एक जगह जाकर वो स्नाइपर डॉग रुककर भौंकने लगते हैं, लेकिन उनके सामने कोई भी नहीं होता। और तभी कुछ अजीब सी आवाजें भी आनी शुरू होती हैं
तो ऋषि और उसके सभी साथी अपनी गन्स निकाल लेते हैं। ऋषि आगे बढ़ता है तो उसे फिर से वही कनेर के पीले फूल दिखते हैं। थोड़ा और आगे जाने पर उसे उस कॉन्ट्रैक्टर की डेड बॉडी मिल जाती है, ठीक उसी तरह जैसा पहले हमने रोबोट का देखा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ऋषि और उसकी टीम हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ होते हैं। डॉक्टर उस कॉन्ट्रैक्टर की डेड बॉडी को चेक कर रही होती है। तभी उसके गले से कुछ आवाजें आती हैं और वो देखते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्टर के डेड बॉडी के मुंह से बहुत सारे कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। तो ऋषि की टीम उन कीड़ों में से कुछ कीड़ों को पकड़ लेती है और उन कीड़ों की जांच करवाने के लिए उसके एक्सपर्ट से मिलते हैं। तो बताता है इनका नाम वेब स्पिनर है और जैसे मकड़ियां जाल बुनती हैं ये भी जाल बुनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जाल अपने पैरों से बुनते हैं। तो ऋषि उस डॉक्टर से पूछता है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये कीड़े इंसानी डेड बॉडीज को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो डॉक्टर बोलता है हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे, मुझे कई सारे टेस्ट करने होंगे, तब मैं आपको बता पाऊंगा। फिर ऋषि पूछता है क्या इन कीड़ों को ट्रेंड किया जा सकता है। तो डॉक्टर बोलता है बिल्कुल नहीं। तभी ऋषि को उसके सीनियर डीएसपी को कॉल आता है और उससे मिलना चाहता है। तो ऋषि अपनी टीम के साथ डीएसपी से मिलता है और उस केस का अपडेट बताता है। वो बताता है कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं, ये किसी ग्रुप का काम है और वो काफी इंटेलिजेंट भी हैं और उन्होंने किसी भी डेड बॉडी को कहीं छिपाया नहीं, कहीं दफनाया नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये डेड बॉडीज हमें मिले। वो लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन क्या अभी तक हमें पता नहीं और हमें उनका मोटिव भी नहीं पता, वो क्यों लोगों को मार रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मंगाई नाम की एक लड़की को देखते हैं। मंगाई अपने दुकान पर बनराची की छोटी छोटी लकड़ी की मूर्तियां बनाकर बेचती है। तभी उसकी दुकान के सामने एक छोटी बच्ची आती है जो उस मूर्ति को खरीदना चाहती है, लेकिन तभी उस बच्ची की माँ आती है, उसको लेकर घर चली जाती है। वो बोलती है कि तुम्हारे पास पहले से बहुत सारे खिलौने हैं, अभी इनकी कोई जरूरत नहीं। और हम देखते हैं वो बच्ची अपने घर के बाहर खेलती है। उसकी माँ उसको घर में बुलाती है तो बच्ची अपने कमरे में जाकर अपने खिलौनों के साथ खेलने लगती है। उसकी माँ उसको ढूंढते हुए उस कमरे में आती है तो हम देखते हैं कि वो बनराची की छोटी सी मूर्ति जो बच्ची खरीदना चाहती थी अब उस कमरे में रखी होती है। अब रात हो जाती है और वो औरत अपने पति के साथ सो रही होती है। तभी उसे उसके घर में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो अपने पति को जगाती है। उसके पति का नाम रत्नम होता है। वो बोलती है कि उठो और देखो, मुझे लगता है कि घर में कोई जंगली जानवर घुस आया है। अब रत्नम उठता है, अपने घर में हर जगह ढूंढता है। वो हर कमरे को खोलता है और चेक करता है। तभी उसे उस बच्ची के कमरे में वो बनराची की छोटी सी मूर्ति दिखती है। उसे देखकर वो काफी गुस्सा होता है। वो अपनी वाइफ से पूछता है कि ये कहाँ से आया। वो बोलती है हो सकता है बच्ची को कहीं गिरा मिला हो। तो रत्नम बोलता है ये कोई खेलने की चीज नहीं है, लगता है मेरे घर में किसी ने काला जादू किया है। वो उस मूर्ति को ले जाता है और बाहर चलाने लगता है। तो उसकी वाइफ उसे रोकती है, बोलती है कल तक रुक जाओ, मैं पंडित जी को बुलाकर उनको ये मूर्ति दिखाऊंगी। लेकिन रत्नम नहीं मानता, वो उस मूर्ति को चला देता है। और हम देखते हैं जब रत्नम उस मूर्ति को चला रहा होता है तो ही उसके घर के बगल के पेड़ पर बनराची बैठकर ये सब देख रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम इंस्पेक्टर आयनर को देखते हैं जो अपनी वाइफ से मिलने उसके घर गया होता है। एक्चुअली आयनर की वाइफ अपने फादर के घर पर रहती है क्योंकि उसकी शादी के दूसरे दिन ही आयनर की दादी का डेथ हो गया था और उसकी डेथ का कारण उसके परिवार वाले उसकी वाइफ को मानते थे और जिस वजह से उसको अपने घर से निकाल दिया था। और इस वजह से आयनर की वाइफ उससे बात नहीं करती। वो उसको मनाने जाता है लेकिन उसकी वाइफ यमुना उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो अपने घर में चली जाती है और आयनर उदास होकर वापस चला आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चित्रा को देखते हैं जो अपने घर जाती है तो देखती है उसके फादर के फ्रेंड अपनी पूरी फैमिली के साथ चित्रा से मिलने के लिए आते हैं क्योंकि उसके फादर के फ्रेंड के लड़के से चित्रा की शादी तय होती है। हालांकि चित्रा शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ हम ऋषि को देखते हैं जो अपने घर पर रात में सोया होता है। तभी उसको उसके कमरे की छत पर उसके वाइफ की आत्मा दिखती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सत्या को देखते हैं जो इरफान से मिलने उसके घर जाता है। तो इरफान सत्या को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करता है। दोनों साथ में खाना खाते हैं और उनको खाते देख और उनकी बातें सुनकर लगता है वो केवल साथ में काम नहीं करते बल्कि उनका घरेलू संबंध भी बहुत अच्छा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ऋषि और आयनार गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। तो ही आयनार ऋषि को बोलता है कि मैंने एक बुक पढ़ी जिसमें लिखा था कि हर युग में जानवरों को भी इंसानों जितनी ही मान्यता दी गई। इसका असर हमें हर धर्म में देखने को मिलता है। जैसे हमारे धर्म में ही कई सारे देवी देवता हैं जिनकी सवारी कोई न कोई जानवर होता है। वहीं वो दूसरी बुक का जिक्र करता है। वो बताता है कि इस बुक में लिखा है कि जब बनराची किसी को मार देती है तो एक कीड़े उस डेड बॉडी के पास आते हैं और वो कुकुन बनाते हैं। तो ऋषि बोलता है कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जितने भी सारे मर्डर्स हो रहे हैं वो सब बनराची ने किए हैं। क्या हम अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यही लिखने वाले हैं? और तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और तुम जानते हो कि हर केस के पीछे कोई लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन होता है और वो जवाब कोई लाकर हमें नहीं देगा, वो जवाब हमें खुद ढूंढने होंगे। अब वो दोनों फॉरेस्ट गेस्ट हाउस पहुँचते हैं जहाँ वो दोनों देखते हैं कि सत्या एक सांप को पानी पिला रहा होता है। वो सांप पानी पीकर वहाँ से चला जाता है। आयनार ये सब देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन ये सीन देखकर हमें ये तो पता चलता है कि सत्या का
घास जानवरों से काफी लगाव है, क्योंकि मूवी की शुरुआत में भी हमने देखा था वो घायल हाथी का इलाज कर रहा होता है। अब सत्या ऋषि और आयनार को उनके कमरे दिखाता है जहाँ वो गेस्ट हाउस में रुकने वाले थे। जब सत्या जाने लगता है तो ऋषि उससे पूछता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने सुना है कि तुम्हारे फॉरेस्ट ऑफिसर का पैर एक ट्रैप में फंस गया था और तभी वहाँ बनराची आ गई थी, क्या ये सही है? तो सत्या बोलता है हाँ ये सही है। तो ऋषि सत्या से पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई, मुझे क्यों नहीं बताई? तो सत्या बोलता है यहाँ के लिए अब ये आम बात हो गई है, गाँव में कोई न कोई रोज आकर बोलता है कि मैंने बनराची को देखा है, तो तुम किस किस से मिलोगे? अब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कैथी आ जाती है। तो सत्या ऋषि को बताता है कि अब से तुम्हें यहाँ कैथी असिस्ट करेगी। अगर तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में कभी जंगल के अंदर जाना हो या गाँव में किसी से पूछताछ करनी हो तो ये तुम्हारी मदद करेगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आयनर को देखते हैं जो रात में अपनी वाइफ यमुना को दोबारा कॉल करता है, उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन यमुना उससे बात नहीं करना चाहती थी। अब अगले दिन ऋषि, आयनर और कैथी तीनों उस कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस जाते हैं जिसकी अभी 2 दिन पहले डेथ हुई थी। ऑफिस में पूछताछ करने के बाद वो उसके कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं जो जंगल के किनारे होता है। ऋषि जब कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है तो देखता है कि ये रोड तो जंगल के बीचों बीच से निकल रहा था। वो वहाँ के साइट इंजीनियर से पूछता है क्या ये रोड सीधा जंगल को पार करके निकलने वाला था? तो बोलता है हाँ। फिर ऋषि अपनी टीम के साथ जंगल के अंदर जाता है। तभी कैथी को कुछ आवाज सुनाई देती है, वह उन लोगों को पेड़ के पीछे छिपने के लिए बोलती है। तभी हम देखते हैं एक ब्लैक तेंदुआ जंगली सुअर का शिकार कर रहा होता है। वो दौड़ते हुए आता है और उनके पास से होकर निकल जाता है। तो कैथी ऋषि को बोलती है कि सर मैंने आपको इशारा किया लेकिन लगता है आपने देखा नहीं। वो अब वापस आने लगते हैं। तभी वहाँ बारिश आ जाती है, सब भीग जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ऋषि अपनी एक आंख निकाल कर धोने लगता है, यानी कि उसकी एक आंख नकली होती है। कैथी ये देखकर सरप्राइज हो जाती है और ऋषि को सॉरी बोलती है सर मुझे नहीं पता था कि आपकी आंख नकली है और जिसकी वजह से शायद आपने मेरे इशारे को देख नहीं पाया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ऋषि अपने घर पर अकेला बैठा होता है। तभी बैठे बैठे वो कुछ सोचने लगता है और सीन पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं ऋषि अपनी टीम के साथ एक बार में होता है। तभी उसको उसके मंगेतर का कॉल आता है जिसका नाम विजी है। वो उसको कॉल करती है और उससे मिलने के लिए बोलती है। एक्चुअली ऋषि और उसके मंगेतर की आपस में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी क्योंकि विजी हमेशा ऋषि पर शक किया करती थी। वो उसका पीछा करते हुए उस बियर बार में आ जाती है। वहाँ गुंडों के साथ शूट आउट शुरू हो जाता है और एक गोली विजी के सीने को पार करती हुई वो गोली आकर ऋषि की एक आंख पर लगती है और जिसकी वजह से ऋषि अपनी एक आंख की रोशनी खो देता है और विजी भी वही मारी जाती है। लेकिन आज भी विजी उसे सपनों में दिखती रहती है और ऋषि महसूस करता है कि अक्सर विजी उसके आसपास ही है, यानी कि विजी की आत्मा। अभी वो सोच में डूबा होता है। तभी वहाँ पर कैथी आ जाती है। कैथी उसको आवाज लगाती है लेकिन ऋषि कुछ भी नहीं बोलता। तो कैथी उसके घर के अंदर आ जाती है और जैसे ही ऋषि को टच करती है ऋषि चौंक जाता है और कैथी पर चिल्लाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में ऋषि अपनी गलती को समझ जाता है। वो कैथी से सॉरी बोलता है। कैथी बोलती है मैं आपके लिए चाय लाई थी, वो भी एक स्पेशल चाय है जिससे आपका सारा सर दर्द दूर हो जाएगा। ऋषि चाय पीता है और उसके चाय की तारीफ भी करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रत्नम को देखते हैं। वो अपने चाय की फैक्ट्री में होता है। तभी उसको उसकी वाइफ का कॉल आता है। उसकी वाइफ बोलती है कि मैंने पंडित जी से बात की, वो नाराज हो रहे थे, तुम्हें वो गुड़िया नहीं जलानी चाहिए थी। फिर वो बोलती है मैंने तुम्हें पूजा की सामग्री की लिस्ट भेजी है, वो सब लेकर जल्दी आ जाओ, पंडित जी आने वाले हैं। रत्नम अपनी फैक्ट्री से बाहर आता है और अपनी कार में जाकर बैठता है। वो अपने कार के बैक व्यू मिरर को देखता है। वो देखता है कि पीछे वाली कार के ऊपर बनराची बैठी होती है। ये देखकर रत्नम डर जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो देखता उस कार पे कोई नहीं होता। फिर उसे अपने कार के ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद उसके सामने बनराची होती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम सत्या को देखते हैं। वो अपने कमरे से बाहर आता है और अपने घर के बाहर उसने छोटे छोटे बॉक्सेस हैंग कर रखे होते हैं चिड़ियों के लिए। कुछ बॉक्सेस में उसने चिड़ियों के लिए दाने रखे होते हैं और कुछ बॉक्सेस में पीने के लिए पानी। वो अपनी गार्डन के बेंच पे बैठता है और एक चिड़िया को आवाज लगाता है। हम थोड़ी देर में देखते हैं एक ब्लू कलर की चिड़िया उसके पास आती है, पास में बैठकर दाने चुगने लगती है। ये सब देखकर यह तो पता चलता है कि सत्या की बातें चिड़िया भी समझ सकती थी। और वहीं दूसरी तरफ हम कुछ शिकारियों को देखते हैं जो जंगल के बीचों बीच में एक हाथी को मारकर उसके दांत को निकाल रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ऋषि की टीम को रत्नम की डेड बॉडी मिल जाती है। उसको भी पेड़ से उल्टा लटका दिया गया था और उसके भी डेड बॉडी पे सब तरफ वही कुकू यानी कि मकड़ी के जाले लगे हुए होते हैं। तो आयनर ऋषि को बताता है कि इसकी वाइफ ने कल इसको रात में कॉल किया था और उसको घर आने के लिए बोला, लेकिन हमें पता चला कि वो अपनी फैक्ट्री से निकला तो लेकिन घर नहीं पहुंचा और उसकी कार अभी भी उसकी फैक्ट्री के बाहर ही पार्क है। जब उसकी वाइफ का दोबारा उसके ऑफिस में कॉल आया तो उसके वर्कर ही उसको ढूंढते हुए यहाँ आए तो उनको ये डेड बॉडी यहाँ मिली। तो ऋषि बोलता है इसका मतलब इस पर अटैक उसकी कार में ही हुआ होगा। उसकी कार को अच्छी तरह स्कैन करो, हमें कोई न कोई सबूत वहाँ जरूर मिलेगा। जब चित्रा उसके कार को चेक करती है तो उसके कार में उसे
उसे एक औरत का बाल मिलता है तो ऋषि बोलता है इसको जांच करने के लिए फॉरेंसिक में भेज दो। दूसरी तरफ हम सत्या की टीम को देखते हैं जिन्हें जंगल में वो मरी हुई हाथी का पता चलता है तो उसकी टीम जंगल में इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। जब वो जंगल में लगे हुए कैमरे को चेक करते हैं तो देखते हैं सारे के सारे कैमरे टूटे हुए थे। तो पूर्णिता उन सारे कैमरों को लाकर सत्या को देती है। जब सत्या चेक करता है तो देखता है उन सबके मेमोरी कार्ड भी टूटे हुए थे, लेकिन उन कैमरों में से एक की मेमोरी कार्ड अभी भी सेफ होती है। जब सत्या उस मेमोरी कार्ड के अंदर का वीडियो प्ले करता है तो देखता है एक पेड़ के ऊपर से बनराची चलती हुई नीचे उतर रही होती है। वहीं इधर हम देखते हैं ऋषि अपनी टीम के साथ रत्नम के घर जाता है और पूछताछ करता है। वहीं ऋषि देखता है कि रत्नम की छोटी बेटी अपने गार्डन में एक गड्ढा खोद रही होती है। जब ऋषि उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है तो बताती है कि जबकि मेरे पापा ने बनराची का वो पुतला जला दिया था जिससे बनराची बहुत नाराज हो गई और मेरे पापा को उठा ले गई, लेकिन मैं बनराची के इस पुतले को इस जमीन में दफना दूंगी और उसकी यहाँ पूजा करूंगी ताकि वो हमसे नाराज ना हो। जब ऋषि उस बनराची के स्टेचू के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि मंगई नाम की एक लड़की ये स्टेचू बनाया करती है। फिर ऋषि की पूरी टीम मंगई के घर जाती है और उसके घर की तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान उन्हें कई सारी बनराची की छोटी छोटी मूर्तियां मिलती हैं और वहीं एक बड़े से संदूक में उन्हें बनराची का कॉस्ट्यूम मिलता है। तो मंगई को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो बताती है कि मैं छोटे छोटे स्टैचू टूरिस्टों के लिए बनाती हूँ, टूरिस्ट इन्हें काफी पसंद करते हैं और इसे खरीदते हैं। और वहीं ऋषि जब उस कॉस्ट्यूम के बारे में पूछता है तो बताती है कि मैं थिएटर कलाकार हूँ और पास के ही गाँव में हमारा एक शो होने वाला है जिसमें मैं बनराची देवी बनूंगी और एक कॉस्ट्यूम उसी का है, बस कुछ नहीं, मैं किसी भी मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अब सीन शिफ्ट होता है और सत्या ऋषि को मिलने के लिए बुलाता है। जब ऋषि उससे मिलता है तो सत्या उसको फुटेज दिखाता है जिसमें बनराची पेड़ के ऊपर से चलती हुई दिख रही थी। तो ऋषि बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी अच्छा जिम्नास्टिक ऐसा कर सकता है। ऋषि बोलता है इस केस में कितना ड्रामा है, लोगों को बनराची दिखती है कभी पेड़ के ऊपर बैठी हुई कभी पेड़ से उतरती हुई। वहीं वो दोनों मंगई की बात करते हैं तो ऋषि बोलता है वो जो बाल हमें मिले थे उसकी रिपोर्ट आने वाली है, देखते हैं मंगई के बिग से मैच करती है या नहीं। वो दोनों सत्या के गार्डन में उसी जगह पर बैठे होते हैं जहाँ सत्या चिड़ियों को दाना खिलाता रहता है। तभी वो ब्लू कलर की चिड़िया वहाँ आ जाती है। सत्या उसे बुलाता है लेकिन वो चिड़िया उसके पास नहीं आती, शायद ऋषि वहाँ बैठा था इसलिए। तो सत्या ऋषि के हाथों पे कुछ दाने गिराता है और फिर उस चिड़िया को बुलाता है। वो ब्लू कलर की चिड़िया आती है और ऋषि के हाथ पर बैठकर दाने चुगने लगती है। ये सब चीजें देखकर ऋषि भी काफी सरप्राइज होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ऋषि को देखते हैं जो मंगई के फादर से मिलने जाता है। मंगई के फादर उस गाँव के मुखिया होते हैं। जब वो मंगई के फादर से मिलता है तो उसकी मदर भी आ जाती है। वो बताती है कि मंगई की बचपन से ही डांस और एक्टिंग में रुचि थी, लेकिन उसके फादर को ये सब चीजें पसंद नहीं थी, इसलिए इन्होंने उसकी 19 साल की एज में ही शादी करा दी। लेकिन उसकी शादीशुदा लाइफ भी अच्छी नहीं रही। उसका पति उसे हमेशा मारता था, लेकिन मंगई ने हमें ये सब बातें कभी नहीं बताई क्योंकि शायद वो हमें अपने दिल की बात बताना नहीं चाहती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद वो अपने पति का घर छोड़कर हमेशा के लिए चली आई। इसी गाँव में रहते हुए भी वो हमारे साथ नहीं रहती, वो अकेली रहती है। वहीं दूसरी तरफ चित्रा मंगई की ड्रामा टीम से मिलती है तो बताते हैं हाँ मंगई यहाँ पर बनराची का रोल कर रही है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ऋषि को देखते हैं जो सुबह जंगल में जॉगिंग कर रहा होता है। वो जॉगिंग करते करते थक जाता है तो एक पत्थर पर बैठ जाता है। तभी वहाँ कैथी आ जाती है। वो अपनी कुछ टीम के साथ जंगल में आज पौधे लगाने जा रही होती है। जब वो ऋषि को देखती है तो उससे मिलने जाती है तो कैथी देखती है कि ऋषि के गर्दन पर कुछ जोक जैसी कीड़े चिपके होते हैं जो खून चूस रहे होते हैं। तो कैथी बोलती है कि लगता है आप झाड़ियों से गुजर कर आए हो और एक कीड़े आपके गर्दन पर चिपक गए। वो स्प्रे निकालती है और उसके गर्दन पर मारती है। ऐसा करते हुए वो ऋषि के काफी करीब आ जाती है। हमें देखकर ये भी लगता है कि ऋषि और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन तभी ऋषि को उसके सामने उसके एक्स वाइफ की आत्मा दिखती है। वो कैथी को वहाँ से डांट कर भगा देता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स इस सीरीज का पार्ट 1 वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।